आज हम चंद्रगुप्त मौर्य की कल की चर्चा को ही आगे बढ़ाएंगे। कल आपने सुना कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भारत की स्थिति क्या थी और मौर्य कौन थे। आज सबसे पहले चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। तो जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन पर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथाएं जो है वो प्रस्तुत की गई हैं। चाहे वो मुद्रा राक्षस हो, चाहे वो विष्णु पुराण की टीका हो जो कि रत्नगर्भ के द्वारा लिखी गई, चाहे वो मुद्रा राक्षस की टीका ढूंढीराज के द्वारा लिखी गई, तो उन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथाएं प्रस्तुत है। बौद्ध ग्रंथ जो है वो अपने हिसाब से कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इनका अगर सार निकालें तो ये दोनों बातों में स्पष्ट जो है वो सामान्य रूप से निकल के आती है, जो दोनों में समान रूप से प्रस्तुत की गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन जो रहा वो कष्टमय रहा और चाणक्य जो है उनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य कहाँ मिले, कैसे मिले, इसके बारे में भी अलग अलग कथाएं प्रस्तुत हैं, अलग अलग तरीके से इनको बताया गया है। लेकिन ये बात गौण है कि ये कैसे मिले। ये बात ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखती है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का योग कैसे हुआ और इनके मिलने के पश्चात इतिहास जो है वो किस तरह से परिवर्तित हुआ। चाणक्य जहाँ एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे, वहीं चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो साहसी थे, वीर थे, महत्वाकांक्षा थे। और जब कूटनीतिज्ञता और महत्वाकांक्षा मिली तो इन दोनों ने मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के जब राज्यारोहण की तिथि पर बात की जाती है तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि के बारे में भी अलग अलग मत जो हैं वो प्रचलित हैं। जैन ग्रंथ जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि अलग बताते हैं, बौद्ध साहित्य जो है वो अलग बताते हैं और यूनानी साहित्य जो है वो अलग बताते हैं। तो सबसे पहले हम जैन साहित्य की बात करेंगे। तो जैन साहित्य में हेमचंद्र जिन्होंने परिशिष्ट पर्व लिखा, उन्होंने परिशिष्ट पर्व में कहा है कि चंद्रगुप्त महावीर स्वामी की कैवल्य प्राप्ति के 155 वर्ष पश्चात सिंहासनारूढ़ हुए। लेकिन मेरुतुंग जो है, जो कि जैनी हैं, उन्होंने अपने विचार श्रेणी में लिखा कि चंद्रगुप्त का सिंहासनारोहण जो है वो उक्त तिथि से 60 वर्ष पश्चात 215 BC में हुआ। एक अन्य स्थान पर वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासनारोहण और विक्रम संवत के प्रारंभ के बीच में 255 वर्षों का अंतराल पड़ता है। अगर मेरुतुंग के अनुसार देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासनारोहण की तिथि जो है वो 313 ईस्वी पूर्व निश्चित होती है, ठहरती है। लेकिन हेमचंद्र जो हैं, जो कि प्रसिद्ध जैन विद्वान थे, जिन्होंने परिशिष्ट पर्व में लिखा था और उन्होंने उसमें कहा था, उन्होंने इस मान्यता का खंडन कर दिया और परिशिष्ट पर्व के आधार पर ही अधिकांश जो जैन ग्रंथ हैं वो 313 जो ईस्वी पूर्व तिथि ठहरती है उसको मान्य नहीं मानते और उसको खारिज कर देते हैं। फिर दूसरा आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के जब राज्यारोहण की तिथि का निर्धारण किया तो वो 322 ईस्वी पूर्व उन्होंने निर्धारित की है, 322 ईस्वी पूर्व निर्धारित की है। महावंश के अनुसार जो कि बौद्ध ग्रंथ है वो कहते हैं कि अशोक का राज्याभिषेक महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 218 वर्ष पश्चात हुआ था। इसके 4 वर्ष पश्चात उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ और इस प्रकार अशोक के जो राज्यारोहण की तिथि निश्चित की गई वो 273 ईस्वी पूर्व की गई। फिर पुराण जो हैं वो कहते हैं, देखिए यहाँ पे इनके चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक 322 ईस्वी पूर्व जो है वो निकाली गई है बौद्ध ग्रंथों के आधार पर। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष शासन किया, ये हमें पुराण कह रहे हैं, और 25 वर्ष शासन किया बिंदुसार ने। तो इस प्रकार दोनों को अगर हम जोड़ें तो 49 वर्ष रहा
तो चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन आरोहण की तिथि जो है वो अशोक की तिथि से अगर निकालें तो वो कितनी ठहर रही है? 322 ईस्वी पूर्व। जब 273 में आप 49 ऐड करेंगे तो आप देखिएगा 322 ईस्वी पूर्व ये निकल कर आती है चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासनारोहण की तिथि। फिर यूनानी ग्रंथ के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कहते हैं कि सिकंदर की मृत्यु के समय, सिकंदर की 323 ईस्वी पूर्व में मृत्यु होती है। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात जब साम्राज्य विभाजन होने लगा था तो उसमें भारत जो है उसका एक तरह से साम्राज्य जो है वो किसी और के हाथ में जा चुका था 323 ईस्वी पूर्व के पश्चात। वो ये कह रहे हैं कि 321 ईस्वी पूर्व में द्विपैरेडिसस की संधि हुई थी जिसमें भारतीय प्रदेशों का उल्लेख नहीं था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि 321 ईस्वी पूर्व से पहले भारत जो है वो स्वतंत्र हो चुका था या यहाँ पर किसी और का शासन स्थापित हो चुका था। तो इनकी जो तिथि निकलती है वो सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व और द्विपैरेडिसस की संधि 321 ईस्वी पूर्व के बीच की। तो यहाँ वो कहते हैं कि 322 ईस्वी पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन आरोहण की तिथि रही होगी। तो बौद्ध ग्रंथ भी यही निकालते हैं, यूनानी भी यही के आधार पर भी यही निकल कर आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि जो है वो 322 ईस्वी पूर्व रही। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने 24 वर्ष शासन किया। तो 322 में से आप 24 माइनस कर दीजिए तो 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका शासन रहा। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की शासन की तिथि है। अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक उपलब्धियाँ। तो जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी विजय पहले की, ये आज भी एक विवाद का विषय है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले मगध जीता या चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले पंजाब जीता। और इसके बारे में भी अलग अलग जो हैं वो मान्यताएं हैं। डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर रॉय चौधरी जो हैं वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान जो है वो मगध से शुरू हुआ, पहले उन्होंने मगध को जीता। लेकिन अधिकांश विद्वान जो हैं इस मत से सहमत नहीं हैं और वो ये कहते कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने पहले मगध नहीं जीता बल्कि उन्होंने पहले पंजाब जीता। और इसके बारे में वो ये तर्क प्रस्तुत करते हैं। उनका ये मानना है और उसमें महावंश की टीका के अनुसार भी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उन्होंने हालांकि मगध पर आक्रमण किया था लेकिन वो इस आक्रमण में असफल हुए थे। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने दूसरा आक्रमण किया था तो उस आक्रमण में उनकी सेना का जो साथ दिया गया था वो सीमांत क्षेत्र जो थे जिसमें पंजाब का क्षेत्र है उनके लोग भी थे। तो वो तभी साथ दे सकते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य उनको विजित कर चुके हों। तो एक तो उन्होंने ये तर्क दिया। दूसरा परिशिष्ट पर्व जो है वो भी ये कहता है कि चाणक्य, शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसिक आदि की विशाल सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी मगध की राजधानी पर चढ़ाई की। और इससे भी स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना में पश्चिमोत्तर जाति के जो लोग थे वो सम्मिलित थे। और ये तभी सम्मिलित हो सकते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य का पंजाब पर अधिकार हो चुका हो। अगर उसने पंजाब को अधिकृत नहीं किया होता तो ये जातियां जो कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में थी ये कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता नहीं करती। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध से पहले पंजाब जीता। एक ये तर्क है। फिर एक ये तर्क है कि सिकंदर द्वारा नियुक्त यूनानी सेनानायक जो था 317 ईस्वी पूर्व तक पश्चिम भारत में ही था और इस वर्ष वह अपने स्वामी यूमेनीज की सहायता के लिए भारत छोड़कर गया था। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य को इसके बाद ही सम्राट बनना चाहिए, परंतु वह तो इस तिथि से बहुत पहले सम्राट बन चुका था। अतः इस समय तक वह केवल मगध का सम्राट रहा होगा।
तो ये जो है वो दूसरे मत के उसमें है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले मगध को जीता।